हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द रिएक्शन। तो आपके पास ये रिएक्शन है Cr2O7 2- यानी कि डाइक्रोमेट आयन है, प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट टू Cr3 प्लस 7H2O। तो ये आपको रिएक्शन दे रखी है। अब देखो पूछा क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2-, यानी कि डाइक्रोमेट आयन के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए हमें कितने कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइस देखो यहां पर रिएक्शन में तो आपको कुछ चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि 1 मोल के लिए हमें पूछा है और यहां पर देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 है, तो यहां पर 1 मोल ही दिया हुआ है। तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स बताता है। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करने के लिए। तो देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 96500 कूलम। तो 1 मोल पर इतना चार्ज होता है, तो 6 मोल पर कितना होगा। आ गई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो आपको जो जो दिया है ना, तो जब आप क्वेश्चन करो ना वो पहले लिख लो, ताकि 50% क्वेश्चंस तो आपका वैसे ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको दिया गया है करंट, तो करंट कितनी है 0.5 एम्पियर, फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर, यानी कि आपके पास टाइम कितना है, टाइम है 2 घंटे। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टाइम को आपको सेकंड में लेना है, तो टाइम 2 घंटे है, तो 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड, तो टोटल टाइम इतना हो गया ना, 2 घंटे में इतनी सेकंड होगी। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मेटेलिक वायर है, उसमें हम 2 घंटे तक 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करवाते हैं, तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो पहले तो आप चार्ज निकाल लो ना कि चार्ज कितना चलेगा। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम। तो करंट है आपके पास 0.5 एम्पियर और टाइम ये रहा इंटू 2 इंटू 3600, और ये चार्ज आ गया कूलम में। तो आपके पास इतना चार्ज है। अब हमें पूछे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इतने चार्ज में। तो आपको पता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इतने कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान से समझना बस हो जाएगा क्वेश्चन। अगर इतने कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इतने कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने होंगे। आपके पास चार्ज कितना है, तो इतने कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.5 इंटू 2 इंटू 3600। तो आपके बात आ गई होगी समझ में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn2 प्लस, यानी कि MnO4, ठीक है ना। तो ये 1 मोल ही लेना है, तो 1 मोल हो गया। इससे आपको Mn2 प्लस बनाना है, तो कितने कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइस ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल कर दो, ठीक है ना। तो देखो आपको यहां पर ये है ना पर मैग्नेट आयन है, ठीक है ना, इससे बनाना है Mn2 प्लस। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, आयन पर जो चार्ज होता है ना वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वल में करते हैं। तो पूरे पर चार्ज कितना है -1, तो मैंने लिख दिया। मैग्नीज का हमें निकालना है x, ऑक्सीजन पर 1 पर 2 माइनस, तो 4 पर
8 माइनस, तो x इज इक्वल टू +7 आ गया ना, ठीक है ना। ये -8 उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर जो चार्ज है ना, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो +7 है। तो इक्वल कर दो। अगर मैं इधर -5 ऐड कर दूं तो इधर भी तो +2 हो जाएगा। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करने हैं। तो -5 का मतलब हमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस, तो 5 इलेक्ट्रॉन पर 5 माइनस, ठीक है ना। चलो, तो कहने का मतलब 1 मोल पर मैग्नेट आयन के रिडक्शन के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स बताता है। तो 1 मोल पर चार्ज होता है 96500 कूलम, तो 5 पर कितना होगा, इतना कूलम चार्ज हमें चाहिए। तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ। अब देखो सेम सेम यही क्वेश्चन है। एक तो आपको H2O से है ना O2 बनाना है, तो पहले तो यही कर लेते हैं। तो हमें कितना चार्ज चाहिए, तो चार्ज ही पूछा है ना, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज ही हो गया। तो देखो 1 मोल है, अगर मैं एटम ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करूंगा ना, तो यहां पर 2 लगाऊंगा, क्योंकि इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर भी 2 ऑक्सीजन है। लेकिन कंडीशन क्या है कि 1 मोल ऑफ H2O, कि H2O का 1 मोल ही होना चाहिए। कहने का मतलब इधर आप 2 लगा ही नहीं सकते। तो बैलेंस कैसे करिए, तो इसको मैं हाफ O2 कर देता हूं फिर। अब देखो ऑक्सीजन के एटम बैलेंस हो गए, हाफ O2 का मतलब 1 एटम और इधर भी 1 एटम है, ठीक है ना। तो अब चार्ज देख लो। तो H2O को ब्रेक आपको ऐसे करना होता है, ध्यान से समझना, बस H2O को ब्रेक करना सीख लो आप। तो H2O को ऐसे ब्रेक कर दो, H प्लस और O2 माइनस, हो गया ना ब्रेक। कहने का मतलब H2O को ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या बनेंगे, 2H प्लस। अब देखो O2 माइनस रहा, अगर O2 माइनस है, देखो जितने माइनस उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो 2 माइनस का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। ये लो, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो अकेला ऑक्सीजन बच गया ना। तो ऑक्सीजन को हम हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, तो अकेला ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, हाफ O2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो H2O को आप ब्रेक करोगे ना, तो 2H प्लस और O2 माइनस को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, तो हाफ O2 हो गया, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। तो H2O की ब्रेकिंग आप समझ गए होंगे कि हम H2O को ऐसे ब्रेक करते हैं, समझ गए। तो अब आप इतना भी समझ गए होंगे। तो चार्ज कितना है, 2 मोल है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना चार्ज होता है 96,500 कूलम, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, इतना होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट 1 मोल FeO2 Fe2O3, यानी कि FeO से आपको बनाना है Fe2O3। अब देखो ये भी 1 मोल है, यानी कि आयरन को बैलेंस करना है आपको। तो ये देखो 1 मोल है और यहां पर मतलब कहने का मतलब आयरन का 1 एटम है और यहां पर 2 है, तो आप इसको ही हाफ करोगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने इधर 2 लगा दिया ना, तो ये 2 मोल हो जाएंगे, इसलिए आप बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इधर हाफ करोगे, ठीक है। अब गाइस आपको ये पता है कि यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड है ना। FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है और Fe2O3, यानी कि ये तो है फेरस ऑक्साइड। Fe+2 में, आयरन +2 में, ये है फेरिक ऑक्साइड आयरन +3 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल कर दो, तो +3 है, 1 माइनस का, यानी कि इधर आपको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कहने का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज, 96500 कूलम। आपको इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो 4th क्वेश्चन भी हो गया। तो गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, यानी कि निकल नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि आपको करंट दे रखी है, कितनी है, 5 एम्पियर है।
फॉर 20 मिनट, यानी कि आपको टाइम दे रखा है 20 मिनट, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये लो इतना आपके पास टाइम है। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कि निकल का कितना मास कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो देखो निकल का ना मोलर मास होता है 58.7 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल में निकल में इतना मास होता है। अब आप जानते हो कि निकल कैसे डिपॉजिट होगा। यहां पर देखो निकल है +2 में, क्योंकि NO3 पर नाइट्रेट पर 1- होता है, तो निकल है +2 में। तो बताओ निकल ऐसे ही तो डिपॉजिट होगा, सबसे बड़ी बात यही है, निकल ऐसे डिपॉजिट होगा। ध्यान से समझना। तो देखो यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल, देखो निकल का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना, और इसका 2 है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल निकल डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इतने चार्ज में, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर होता है 96500 कूलाम चार्ज। अगर अब देखो इतने कूलाम चार्ज में कितना निकल डिपॉजिट हो रहा है 1 मोल, और 1 मोल का मास कितना होता है, इतना होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो अगर इतने कूलाम चार्ज में इतना निकल डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 कूलाम चार्ज में कितना होगा, ये डिवाइड में ले जाओ, 2 × 96500। आ गई ना बात समझ में। इससे देखो पता चलता है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल निकल डिपॉजिट होता है, तो 2 मोल में चार्ज कितना है, इतना, तो इतने कूलाम चार्ज में इतना निकल डिपॉजिट होता है, तो 1 कूलाम चार्ज में कितना होगा, तो ये आप डिवाइड में ले जाओगे। अब आपके पास चार्ज कितना है, तो चार्ज के लिए होता है IT, तो I कितनी है 5 एम्पियर, और T कितना है, इतना, तो आपके पास चार्ज कितना है, इतना है। तो इतने कूलाम चार्ज में इतना निकल डिपॉजिट, 1 कूलाम में इतना, तो इतने में कितना, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल मैथ वाला फंडा लगाना है, फॉर्मूले वगैरह में उलझने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो इतने कूलाम में कितना होगा, तो 5 × 20 × 60 ग्राम, ठीक है ना। आगे ग्राम लगाना मत बोलना, क्योंकि हम डिपॉजिटेड मास के बारे में बता रहे हैं, तो मास का मतलब ग्राम हो गया, ठीक है ना। तो गाइज ये सारे क्वेश्चंस आप ऐसे कैसे लिख लो। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राइट द सेल रिएक्शन ऑफ ए लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज डिस्चार्ज्ड, कि जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो तब की सेल रिएक्शन लिखो। तो गाइज तब की सेल रिएक्शन ये होती है Pb + PbO2 + 2H2SO4 gives out 2 PbSO4 + H2O, है ना, 2H2O। तो गाइज अब ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन तो मेरे याद थी, मैंने ऐसी कैसी लिख दी, लेकिन मेरा जो लेक्चर है जिसमें मैंने लेड स्टोरेज बैटरी बताई है, तो उसमें इन रिएक्शंस की ट्रिक बताई है। तो एक बार वो ट्रिक समझ लेना, तो आप इन रिएक्शंस को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के लेड स्टोरेज बैटरी वाला लेक्चर देखिए, ताकि आपके ये रिएक्शन सभी कंफर्म हो जाए, ठीक है ना। तो जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, तब ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना। गाइज लेड का होता है एनोड, और लेड ऑक्साइड का होता है कैथोड, और H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट चेंज व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज्ड, कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डेंसिटी में क्या चेंज होगा। तो गाइस देखो इलेक्ट्रोलाइट है वो गायब हो रहा है ना, क्योंकि देखो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है और यहां पर नहीं है, यानी कि H2SO4 कम होता जाता है। तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी कम होती जाती है, यानी कि H2SO4 नष्ट होता है, कि जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है तो H2SO4 नष्ट होता है, कम होता है। इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। आ गई बात समझ में। तो आप लेड स्टोरेज बैटरी वाला लेक्चर देख लेना, ताकि आपके रिएक्शंस कंफर्म हो जाए। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाट एडवांटेज डू द फ्यूल सेल्स हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। कहने का मतलब है जो फ्यूल सेल है
वो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी से अच्छा क्यों है? तो गाइज पहले हम प्राइमरी बैटरी की बात करते हैं। तो देखो, प्राइमरी बैटरी को आप एक ही बार यूज कर सकते हो। करने का मतलब उसमें जो रिएक्टेंट है वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। जब पूरी रिएक्शन हो गई, यानी कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया ना, उसके बाद सेल हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा, क्योंकि सेल की रिएक्शन रुक गई, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, तो उसके बाद हमें सेल को फेंकना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेल तो इसलिए बेस्ट नहीं है क्योंकि प्राइमरी सेल का यूज हम एक बार ही कर सकते हैं। अब देखो, सेकेंडरी सेल की बात करते हैं। तो सेकेंडरी सेल का यूज तो हम बार बार कर सकते हैं, चार्जेबल है, लेकिन सेकेंडरी सेल को चार्ज करने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए सेकेंडरी सेल बेस्ट नहीं है। अब बात करते हैं फ्यूल सेल की। तो फ्यूल सेल क्यों बेस्ट है? तो देखो, सबसे फर्स्ट बात कि फ्यूल सेल से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, आगे बात समझ में। दूसरी बात, फ्यूल सेल में जब तक आप रिएक्टेंट डालते रहोगे ना, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा। कहने का मतलब चार्जिंग वगैरह की जरूरत नहीं है कि आप पहले तो चार्ज करो उसके बाद यूज करो, नहीं। जैसे हम H2O2 सेल की बात करते हैं, तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डालते रहोगे ना, तो सेल हमें इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा, ठीक है ना। और साथ में पीने लायक पानी भी मिलता है, फ्यूल सेल से, H2O2 सेल से पानी मिलता है। आगे ना बात समझ में। तो फ्यूल सेल हमें तुरंत इलेक्ट्रिसिटी दे देगा। अगर आपने रिएक्टेंट डाल दिए, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फ्लो करवा दी ना, तो तुरंत हमें इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए फ्यूल सेल बेस्ट है, ठीक है। उससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है, ठीक है। और उसकी जो सेल की एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज्यादा होती है, लगभग 70% तक एफिशिएंसी होती है सेल की, ठीक है। और इन बैटरीज की जो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी है, इनकी एफिशिएंसी 40% होती है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट, अनलाइक ड्राई सेल द मर्करी सेल हैज ए कांस्टेंट सेल पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ। कि जो मर्करी सेल होता है ना, उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जब तक वो चलता है ना, जब तक जीवित रहता है, जब तक उसका सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट ना बन जाए, जब तक उसके अंदर मतलब सेल रिएक्शन चल रही है, तब तक वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल देता है। क्यों देता है? क्योंकि देखो, मर्करी सेल में जो ओवरऑल रिएक्शन होती है ना सेल की, उसमें कोई भी आयन नहीं होता। अगर आयन नहीं है तो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा, अगर कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा तो सेल का पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। ध्यान रखना। तो मर्करी सेल जब तक जीवित रहेगा तब तक हमें कांस्टेंट पोटेंशियल देता रहेगा, क्योंकि सेल की ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता है। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट टू मटेरियल्स अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन द फ्यूल सेल। कि हाइड्रोजन के अलावा, तो देखो हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जैसे लो मेंबर्स है ना, लोअर मेंबर्स लेते हैं, मैथेन आप यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन की जगह मैथेन यूज कर सकते हो, एथेन यूज कर सकते हो, और आप मैथेनॉल भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, व्हाई डज एन एल्कलाइन मीडियम इनहिबिट द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन का लेक्चर आप देख चुके हो, ठीक है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन पर रस्ट क्यों लगता है? एसिडिक मीडियम में लगता है, क्योंकि देखो वाटर ऊपर से आता है तो उसको रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो वो वाटर के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाती है। कहने का मतलब यह है कार्बोनिक एसिड H+ देता है और इसके कारण आयरन पर रस्ट लगता है, ठीक है। तो आप रस्टिंग ऑफ आयरन प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, तो पूरा का पूरा आपके क्लियर हो जाएगा कि कैसे आयरन पर रस्ट लगता है। तो कहने का मतलब रस्ट आयरन पर एसिडिक मीडियम में लगता है। अगर मैं एसिडिक मीडियम को कंट्रोल कर लूं ना, तो आयरन पर रस्ट नहीं लगेगा। और आपको पता है ना कि एसिड का इलाज कौन करता है? बेस। इलाज करने का मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस। और एल्कलाइन मीडियम का मतलब बेसिक मीडियम। अगर आपने बेसिक मीडियम ले लिया तो आयरन पर रस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आयरन पर रस्ट लगता है एसिडिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो उसको बेस न्यूट्रलाइज कर देगा और आयरन पर रस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो गाइस हो गए क्वेश्चन। अगर आपने इन क्वेश्चंस को समझा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।